till the last session, we have covered 7 chapters of class 8th NCERT Science. Today, we'll begin from the 8th chapter, that is Cell. Hello, everyone. I'm Upasna, and I welcome you to the classes of Inspira. So, let's begin. First, we should see what we have covered yet. We have covered 7 chapters. The first chapter, if you remember, it is crop production. और अगर अभी तक आपने लास्ट सेशंस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए. यहाँ एक बार हम नटशेल में देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से चैप्टर कवर कर लिए हैं. जैसे फर्स्ट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. हमने उसमें एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के बारे में देखा था कि हम क्रॉप कैसे उगाते हैं. सेकेंड हमने देखा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो. माइक्रोब्स में हमने देखा वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड द डिजीजेज रिलेटेड टू इट. आपको याद होगा हमने मलेरिया को देखा था और डेंगू के बारे में बात की थी. थर्ड हमारा चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स. अगर आपने 7th स्टैंडर्ड के सेशंस को देखे हैं जो लास्ट सेशंस थे तो उसमें हमने नेचुरल फाइबर को कवर किया था. नेचुरल फाइबर क्या था? वुल, कॉटन, जूट, इन सबको. अभी हमने क्या कवर किया? सिंथेटिक फाइबर्स. ये सिंथेटिक फाइबर्स हैं क्या? नायलॉन और पॉलिस्टर्स को हमने पढ़ा, पीटी के बारे में पढ़ा हमने. आप इस सेशन को जरूर देखिए, बहुत फ्रूटफुल सेशन है. चैप्टर 4 था हमारा मटेरियल्स, जिसमें हमने पढ़ा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज को एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज को. मेटल्स के हमने रिएक्शन देखे अलग अलग एलिमेंट के साथ, जैसे एयर के साथ और एसिड के साथ. फिफ्थ चैप्टर था हमारा कोल एंड पेट्रोलियम का. यहाँ हमने एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा कि कोल, पेट्रोलियम, एयर और लाइट में क्या डिफरेंस है. कोल के टाइप्स भी हमने पढ़े, कोक, कोल टार, इन सब के बारे में पढ़ा. पेट्रोलियम की यूसेस पढ़े हमने. 6th चैप्टर था हमारा कंबशन एंड फ्लेम. 7th चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो नेशनल पार्क को देखा. इसको हम आगे भी पढ़ेंगे जब हम इन्वायरमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे. आगे जब हम इकोलॉजी पढ़ेंगे, अगर आप 12th स्टैंडर्ड तक हमारे साथ चलेंगे तो हम वहाँ भी पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और डिटेल बनाएंगे उसको. फिलहाल हमने इसमें देखा कि ड्यू टू द रिस्क क्रिएटेड बाय द ह्यूमंस, हमने कंजर्व करने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स को बॉटनिकल गार्डन्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, इन सबको बनाया. ठीक है, आज जो हमारा चैप्टर है वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. तो विद योर ड्यू परमिशन मैं शुरू करती हूँ चैप्टर 8 दैट इज सेल. तो लेट मी गो टू दैट चैप्टर. चैप्टर अभी से हमारी कोर बायोलॉजी शुरू हो जाती है. जब आपने सेल को डिटेल में पढ़ लिया उसके बाद से कोर बायोलॉजी शुरू हो जाती है. 8th स्टैंडर्ड से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी काफ़ी हद तक अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं. आपने देखा होगा 6th क्लास के एनसीईआरटी में सब बेसिक आपको इंट्रोडक्शन दिया गया. 7th क्लास में हमने थोड़ा अलग पढ़ना शुरू किया. वहाँ भी हमने कुछ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग पढ़ी, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा. अब हम सब डिटेल में देखेंगे. ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. आप जितने भी, मैं आपको बार बार कहती हूँ पढ़ाते हुए भी, कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, बीट यूपीएससी जो सीएससी होता है, एनडीए और आपका बीपीएससी, यूपीपीसीएस, जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, एसएससी, सीजीएल, अदर एग्जाम्स ऑल्सो, एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एनसीईआरटी से मैंने आपको कहा भी है कि एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज हम लेके आएंगे जिसमें आप देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको बताते भी जाती हूँ कि कहाँ से क्वेश्चंस अभी तक बन चुके हैं. ठीक है, तो शुरू करते हैं सेल. ओके, तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पढ़ना क्या क्या है हमें. एज द नेम सजेस्ट्स, पहले तो हम देखेंगे कि सेल की डिस्कवरी किसने की. सॉरी फॉर द बैड वॉइस, आई हैव अ कोल्ड, बहुत लंबा खिंच गया है, अभी तक ठीक नहीं हुआ है. तो सेल पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों को जान लेना है, जैसे कि हम सेल में पढ़ेंगे क्या क्या. तो एक तो हम पहले देखेंगे कि सेल की डिस्कवरी कैसे होती है. आगे पढ़ेंगे हम कि प्लांट सेल और एनिमल सेल को अलग अलग किसने डिस्कवर किया. फिलहाल हम सेल की डिस्कवरी देखेंगे. फिर टाइप्स ऑफ सेल देखने से पहले ये देखेंगे कि बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कितना सेल
कैरी करता है, उस बेसिस पे एक डिवीजन देखेंगे यूनिसेल्यूलर का और मल्टी सेल्यूलर का। उसके बाद हम देखेंगे सेल ऑर्गेनेल्स को, कि सेल के अंदर क्या क्या है और किसका थोड़ा बहुत क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और बहुत बेसिक है, यहाँ अगर आप नहीं समझेंगे तो जब हम सेल को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ बताऊंगी। शुरू करते हैं। डिस्कवरी ऑफ द सेल। तो सेल होता क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं कि ब्रिक से कंपेयर किया गया कि जैसे घर बनता है, कोई भी बिल्डिंग बनती है, तो ब्रिक का जो रोल होता है वही हमारी बॉडी में या किसी भी बॉडी में, लिविंग बॉडी में सेल का रोल होता है। ठीक है, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व्ड स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने। ये नाम आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। 1665 में होता है, ये भी याद रखिए, 1665 जैसे भी याद रखना है रखिए। स्लाइसेस ऑफ कॉर्क, अब कॉर्क क्या है? ये एक पार्ट है किसका? पेड़ का, ट्री के बाग का एक पार्ट होता है कॉर्क। ठीक है, हम कॉर्क कैम्बियम, आपने अगर आगे कभी बायोलॉजी पढ़ी होगी तो आपने नाम सुना होगा। तो ये एक डेड पार्ट होता है। जहीं हम बात कर रहे हैं बार्क, जो पेड़ की छाल होती है, तो छाल क्या है? डेड सेल है। तो रॉबर्ट सॉरी तो रॉबर्ट हुक ने सेल किस में देखा? डेड सेल में। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स आपको यहाँ से पता होना चाहिए। एक तो रॉबर्ट हुक was the person who discovered सेल। दूसरा, आप ईयर भी याद रखें तो और अच्छा है। और तीसरा, कि किस में ढूंढा था? तो डेड सेल में। इट वॉज अ कॉर्क। ठीक है, कॉर्क क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये आपको ब्रिक वॉल से कंपेयर करके एक बहुत ही अच्छा फोटो दिखाया उन्होंने। The egg of a hen represents a single cell and is big enough to be seen by unaided eye. कुछ कहा होगा जो हमने नहीं पढ़ा। सेल के बारे में पढ़ा है कि both the buildings though built of similar bricks have different design, shapes and sizes. Similarly, in the living world, organisms differ from one another, but all are made of cells. Cells in the living organisms are complex living structures unlike non-livings. वही आपको समझा रहे हैं। अब देखिए, क्या हमें समझना है कि ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। इंडीड हम सब सेल्स के ही बने हैं, लेकिन हर सेल के टाइप्स अलग होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स अलग होते हैं, हर जगह वैरायटी ऑफ शेप, साइज सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस वो एक टिश्यू का फॉर्मेशन ना कर रहे हो। तो हम देखेंगे कि there are millions of organisms, they are of different shapes and sizes. The organs also vary in shape, size and number. Let's study about them. अब number of cells के basis पे अगर पढ़ते हैं तो organisms जिनके पास more than one cell है वो क्या कहलाएंगे? मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, और जो एक सेल का बना हुआ है वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म वो क्या कहलाएगा? यूनिसेल्यूलर। होप नो डाउट, मल्टी सेल्यूलर नाम से ही क्लियर है, मल्टी का मतलब मैनी, सेल्यूलर का मतलब सेल। The number of cells being less in smaller organism does not in any way affect the functioning of the organism. You will be surprised to know that an organism with billions of cells begin life as a single cell, which is fertilized egg. The fertilized egg cell multiplies, the number of cells increase as development proceeds. इनका ये कहना है, और ये क्वेश्चन कभी बन भी सकता है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल्स कम है तो क्या उसकी लिविंग उससे अफेक्टेड हो रही है? नहीं, सबके बॉडी में जीने के लिए जितने सेल्स चाहिए वो अवेलेबल होते हैं, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसके अंदर कितने सेल हैं। अगर अमीबा है तो वो यूनिसेल्यूलर है और वो खुद में ही कंप्लीट है। अगर आपने 7th स्टैंडर्ड के सेशंस को किया है कवर, तो हमने डाइजेशन पढ़ा था, तो मैंने आपको वहाँ भी ये बात कही थी कि जिस तरह से ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन एक कंप्लीट प्रोसेस है, इंजेशन से शुरू होके डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन तक जाती है प्रोसेस, वैसा ही एमीबा जो कि एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर भी ये सारे प्रोसेसेस होते हैं सूडोपोडिया के थ्रू। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेल आपके बॉडी के फंक्शन को, किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के फंक्शन को, उसकी फंक्शनिंग को डिसाइड नहीं करता है। ठीक है, सिमिलरली जैसे
मल्टी सेल्यूलर होते हैं, वैसे ही यूनिसेल्यूलर होते हैं, यूनी वन एंड सेल्यूलर सेल। तो सिंगल सेल्ड को क्या बोलेंगे? यूनिसेल्यूलर। बेस्ट एग्जाम्पल इज अमीबा प्रोटियस। ठीक है, सारा काम सूडोपोडिया से ही हो जाता है उसका। चलिए अब यहां से हम चलेंगे टिश्यूज की ओर कि similar functions in multicellular organism are carried out by groups of specialized cells forming different tissues. Tissues in turn form organs. ठीक है, अब सेल्स तो अलग अलग शेप साइज के हैं, नंबर हैं, सब अलग अलग है, लेकिन कुछ स्पेशलाइज्ड सेल ग्रुप बना लेते हैं, है ना। हमारी क्लासेस में भी अगर हम 60 बच्चे हैं तो 60 बच्चों में अगर कोई स्कूल में इवेंट हो रहा है तो हर काम के लिए एक सर्टेन कुछ बच्चों का ग्रुप बना दिया जाता है। तो सिमिलरली एक बच्चा जो है वो एक सेल है, और वो जो ग्रुप बन गया दैट इज टिश्यू, और वो टिश्यू कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा। ओके, शेप्स ऑफ सेल्स में आते हैं तो सेल के शेप भी अलग अलग होते हैं, राउंड होता है, टेपर्ड एट एंड होगा। जो हमारा न्यूरॉन का सेल है, जो हमारा न्यूरॉन है, न्यूरॉन नर्व सेल जिसे हम कहते हैं, डेंड्रॉन्स, ये सब इसका जो पैटर्न है वो आप देखिए बिल्कुल एक डिफरेंट पैटर्न है, किसी से भी मैच नहीं कर रहा है, ना राउंड है ना सेल है, एक पेड़ जैसा दिखता है ना, डेंड्राइटिक पैटर्न है इसका। तो सेल्स अलग अलग शेप साइज के हो सकते हैं। आपको सूडोपोडिया हमने पहले ही बता दिया है, हमने पढ़ा था 7th स्टैंडर्ड में भी सूडोपोडिया के बारे में, क्या होता है फॉल्स फीट। हाँ, इन्होंने भी लिखा है कि भाई क्लास 7 में आपको पढ़ाया है सूडोपोडिया के बारे में। तो इसका काम क्या था? अमीबा के इंजेक्शन से एक्सक्रीशन तक का काम, इसके लोकोमोशन का भी काम कौन करता है? सूडोपोडिया। अब आगे देखते हैं, ये जो WBC है हमारे बॉडी में, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल सेल विच कैन चेंज इट्स शेप। तो जो WBC वाइट ब्लड सेल्स है हमारे अंदर, ये अपना शेप चेंज कर सकता है। ठीक है, अब आप बताएंगे कि WBC का रोल क्या है हमारी बॉडी में, फंक्शन ऑफ WBC इन आवर बॉडी, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। तो WBC भी एक सेल है और अमीबा भी एक सेल है, लेकिन एक सेल होने के बाद भी अमीबा क्या है? एक फुल फ्लेजेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अमीबा अपने आप में यूनिसेलुलर होने के बाद भी एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है, राइट। आगे चलते हैं कि व्हाट शेप would you expect in organisms with millions of cells? Blood, muscles, nerve of human beings, the different shapes are related to their specific functions. Generally, cells are round, spherical, elongated. Some cells are long and pointed. They exhibit a spindle shape. Cells sometimes are quite long. Some are branched like the nerve cell. The nerve cell receives transverse message, thereby helping to control and coordinate the working of the different parts of the bodies. हम जब nervous system पढ़ेंगे आगे एडवांस सेक्शन में तो वहां पढ़ लेंगे कि न्यूरॉन का रोल क्या है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि सेल के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं, राउंड, एलोंगेटेड, टेपर्ड, ये सब टाइप के शेप्स हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं साइज ऑफ द सेल। अब साइज ऑफ द सेल क्या है? एक माइक्रोमीटर से सर्टेन मिलीमीटर्स तक के सेल हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज। ठीक है, ऑस्ट्रिच का एग सबसे बड़ा सेल है। तो साइज क्या कह रहा है कि एज स्मॉल एज मिलियंथ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर पता है आपको, ऐसे लिखते हैं माइक्रोमीटर, टू अ फ्यू सेंटीमीटर्स, कुछ सेंटीमीटर तक की भी उनकी लेंथ हो सकती है, सेल इतने बड़े भी हो सकते हैं। The smallest cell is 0.1 to 0.5 micrometer in bacteria. The largest cell measuring 170 millimeter into 130 millimeter is the egg of an ostrich. तो अब देखिए कि माइक्रोमीटर के का एक बैक्टीरिया भी होता है, और ऑस्ट्रिच के एग का साइज देखिए आप, कितना बड़ा साइज है इसका, सेंटीमीटर्स तक पहुंच गया है, 170 मिलीमीटर, 130 मिलीमीटर। आई होप यू नो हाउ टू कन्वर्ट मिलीमीटर इनटू सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, द साइज ऑफ द सेल्स हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। अब जो सेल का साइज होता है उसका कोई रिलेशन नहीं है किससे, कि प्लांट बॉडी का। ये जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा प्लांट है तो उसके अंदर सारे सेल बहुत बड़े बड़े होंगे, या एनिमल अगर बहुत बड़ा है तो सारे सेल बहुत बड़े बड़े होंगे। नो, किसी के अंदर भी बड़ा सेल लार्ज इन साइज हो सकता है, किसी के भी अंदर सेल स्मॉल इन साइज हो सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल्स both in the elephant and rat are long and branched. They perform the same function, that of transferring message.
आ गई बात समझ में? बेस्ट एग्जाम्पल कि जो नर्व सेल है, जो न्यूरॉन है, वो एलिफेंट और रैट का एक ही साइज का है और फंक्शन भी क्या है? टू ट्रांसफर द मैसेजेस। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब जैसा कि हमने देखा कि अ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल टू परफॉर्म वन फंक्शन क्या था? टिश्यू। अब टिश्यू से हम कहाँ जाएंगे? ऑर्गन पे। ठीक है, तो सेल के बाद हमने देखा कि सेल से बना टिश्यू और टिश्यू से क्या बनेगा? ऑर्गन। ओके, नाउ सी कि ईच ऑर्गन is further made up of smaller parts called tissues। अब हर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। टिश्यू की आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन दे दी कि ये टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब पार्ट्स ऑफ द सेल देखते हैं, एक सेल का पार्ट क्या क्या है। तो बिफोर वी रीड दिस, हम एक बार खुद से देख लेते हैं पहले कि सेल क्या है ना? बायोलॉजी में कुछ करें ना करें, एक बार सेल की एक सेल का डायग्राम तो सबने बनाया होता है, राइट? ओके, ठीक है। तो ये क्या बनाए हम? प्लांट सेल या एनिमल सेल? प्लांट सेल बनाते हैं, कुछ चीजें ज्यादा इंट्रोड्यूस हो जाएंगी। ठीक है, तो अब देखते हैं। पहले तो एक लेयर है, इस लेयर के अंदर भी एक लेयर है। ठीक है, राइट हेयर सेल, ये लिखना जरूरी है। ओके, इसका कलर बदल देंगे आप। हाँ, इसका कलर बदल देते हैं। पहले तो ये हो गया एक सेल, फिर दूसरा कलर लगाएं, एक ये हो गया सेकेंड लेयर, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर बैठा है द कंट्रोलिंग सेंटर, दैट इज न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस के अंदर के पार्ट्स को हमें डिटेल में भी पढ़ना है आगे 9th स्टैंडर्ड में, लेकिन उसके पहले हम यहाँ इसके पार्ट्स को लेबल कर लेते हैं। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है? रेड से करते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियोलस, दिस इज न्यूक्लियोलस। और ये जो ब्लैक कवरिंग है, ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर भी होते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, और साथ ही साथ हमें क्या पता होना चाहिए कि इसके अंदर भी एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। तो ये है न्यूक्लियस, इसको हम बाहर भी पढ़ेंगे, अभी इसको यहीं रहने देते हैं ताकि हमारा जो सेल का डायग्राम है वो बहुत ओवर क्राउडेड ना हो जाए। चलिए अब देखते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है, इससे ही कनेक्टेड क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं। ओके, अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे अगर आपने लगा दिए हैं ये बीड्स, बीड शेप्ड ऑर्गेनल राइबोसोम्स। ठीक है, तो ये बन जाएगा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, क्योंकि इसका सरफेस हो गया है अब रफ, इसकी तरह स्मूथ नहीं है। ओके, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से ही क्या लगा होता है? गोल्जी बॉडीज। ठीक है, गोल्जी बॉडीज। ओके, ये सब हम इन सब का फंक्शन पढ़ेंगे, ये कैसे कनेक्टेड होते हैं। ठीक, अब आप
एक और चीज ड्रॉ करिए दो जो बहुत इंपॉर्टेंट है और नाम भी आपने पहले भी पढ़ा होगा, क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके साथ ही हम और क्या ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमने प्लांट सेल्स बनाया है, तो आप कुछ प्लास्टिड्स को भी ड्रॉ कर दीजिए। ठीक। एंड देन हमने कुछ वैक्यूल्स बना देते हैं, कुछ वैक्यूल्स। ओके। एनिमल सेल होगा तो सेंट्रियोल्स वगैरह भी होंगे, कुछ तो कुछ डिफरेंस है। हमने बनाया प्लांट सेल, तो एक बार इसको हम लेबल कर लेते हैं, लेबल करना भी जरूरी है। द आउटर मोस्ट लेयर इज सेल वॉल। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर इज सेल वॉल। उसके अंदर के लेयर को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज द पावर हाउस ऑफ सेल। ओके, एनर्जी हमें यहीं से मिलती है। दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ओके, कोई इस पे अलग ऑर्गेनल्स अटैच्ड नहीं है, तो इसलिए स्मूथ है। और ये वाला क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, RER। इसको साइड में ER लिख देते हैं। ठीक है, इस पे ये ब्लैक बीड्स लाइक स्ट्रक्चर क्या है? राइबोसोम्स, है ना, प्रोटीन फॉर्मेशन इसका काम होता है। अभी हम बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, राइबोसोम्स। लाइसोसोम्स भी होता है, डॉट 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 कर देते हैं। दिस इज लाइसोसोम। आ जाओ, यहाँ लिखो। ट्यूसाइडल बैग बोलते हैं इसको। दिस ग्रीन कलर इज प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स में भी एक क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन क्यों होता है? हमने पढ़ा है, क्योंकि उसमें एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। आपने नाम सुना है, पूरा फोटोसिंथेसिस उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। ठीक है, प्लास्टिड्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। जैसे क्रोमोप्लास्ट है तो टमाटर, व्हाई द टमेटोज आर रेड? बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट। तो हमें ये अभी ये नहीं पढ़ना है, बस जानना है कि प्लास्टिड्स का ही एक टाइप होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से पत्तियां होती हैं हरी। ठीक है, चलिए। और ये है हमारा वैक्यूल। लेट्स मेंशन इट आल्सो, दिस इज वैक्यूल। इसको लेके भी हम डिफरेंस पढ़ेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में। और ये है हमारा द पावर हाउस, दैट इज न्यूक्लियस, सॉरी द कंट्रोलिंग सेंटर। ये क्या है? हमारा कंट्रोलिंग सेंटर, न्यूक्लियस। आ गई बात समझ में? चलिए, तो ये था सेल। और एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है जानना, कि जैसे न्यूक्लियस के अंदर हमने आपको बताया कि डॉट 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 जो ये फ्लूइड है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, वैसे ही सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, हाँ, एक कलर हमें चुनना पड़ेगा। वो क्या कलर होगा? ग्रीन ले लेते, सॉरी रेड ले लेते हैं। तो ये जो रेड 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 जो ये फ्लूइड है, इसको क्या बोलेंगे हम? साइटोप्लाज्म। ओके, इसी फ्लूइड में ये सारे ऑर्गेनल्स तैर रहे। ठीक है, तो इसको भी मेंशन कर देते हैं, व्हाट इज दिस? साइटोप्लाज्म। अब आपने सेल देख लिया है, न्यूक्लियस को हम थोड़ा बाहर निकाल के बाद में पढ़ लेंगे। पहले एनसीईआरटी में देखते हैं हमारे टेक्स्ट बुक में हमें कैसे पढ़ाया गया है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन फ्रॉम वेयर? सेल से। द पार्ट्स ऑफ सेल, पहला क्या बोला? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या होता है सेल मेम्ब्रेन? द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। किसी भी सेल का जो बेसिक कंपोनेंट है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है, तो हमने देखा, दोनों तीनों ही चीज देख लिया। क्या क्या देख लिया? सेल मेम्ब्रेन देख लिया, ठीक है, हमने न्यूक्लियस देख लिया और साइटोप्लाज्म देख लिया। तो बेसिक तीन कंपोनेंट्स देख लिया है। चलिए,
फिर क्या पढ़ा हमने कि साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन। हमने ये भी देखा कि सेल मेम्ब्रेन में एक लेयर है जिसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स हैं, उसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द मेम्ब्रेन सेपरेट्स सेल्स फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। अब मेम्ब्रेन का काम क्या है कि एक दूसरे से सबको सेपरेट करना, है ना, कि दूसरे का एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे में ट्रांसफर ना हो जाए। तो मेम्ब्रेन का काम क्या है? टू सेपरेट। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? पोरस होता है, दैट लेट्स द सब्सटेंस गो इन एंड गो आउट। ठीक है, ये इसका फंक्शन हो गया। द बाउंड्री ऑफ द अनियन सेल इज सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। The central dense round body in the center is called the nucleus. The jelly-like substance between the nucleus and the cell is called cytoplasm. जो हमने अपने फिगर में सब देख लिया, इस डायग्राम में हमने सब देख लिया कि जो आउटर मोस्ट लेयर है वो सेल वॉल है, इनर मोस्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन है, जो फ्लूइड है वो साइटोप्लाज्म है, सेंटर में एक डेंस मटेरियल है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, और बाकी ऑर्गेनल्स इसी में फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, कम नेक्स्ट। ओके, सो वी आर डन विद सेल वॉल। अब सेल वॉल देख लेते हैं कि क्या है। कि सेल आउट एक एडिशनल आउटर थिक लेयर होती है प्लांट्स में जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। प्लांट्स अपने प्रोटेक्शन के लिए इस सेल वॉल का यूज करती है। Plant cell needs protection against variation in temperature, high wind speed, atmospheric moisture. They are exposed to these variations because they cannot move. अब क्योंकि वो immovable होते हैं, immotile होते हैं, plants cannot move. अब बहुत गर्मी हो गई तो क्या होगा? बहुत सर्दी पड़ गई तो क्या होगा? बहुत बारिश हो गई। तो अपने प्रोटेक्शन के लिए, ऐसे टेम्परेचर वेरिएशन के लिए वो एक और लेयर रखते हैं अपने सेल के चारों ओर, दैट इज सेल वॉल। अब cells can be observed in the leaf peel of Tridentia, एलोडिया और रोयो। ठीक, ये सब नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। हमने सेल देख लिया है, अब आगे आते हैं। साइटोप्लाज्म वी सॉ, व्हाट वाज इट? इट वाज अ जेली लाइक सब्सटेंस जिसमें सारे ऑर्गेनल्स तैर रहे थे। ठीक है, various other components or organelles of cells are present in the cytoplasm. These are mitochondria, Golgi bodies, ribosomes, etc. तो ऐसा कह रहे हैं, जेली लाइक सब्सटेंस है जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है, उसमें सारे ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, ये सब फ्लोट कर रहे होते हैं। ठीक है, चलो अब ये हमें बता रहा है न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या है? इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल, जनरली स्फेरिकल, लोकेटेड इन द सेंटर। ठीक, now see, nucleus is separated from the cytoplasm by a nuclear membrane called the nuclear membrane. एक बार इसको हम ड्रॉ करते हैं। बिफोर रीडिंग दिस, पढ़ तो इसको हम लेंगे ही, हमने आपको कहा ही है हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे, है ना। एनसीईआरटी के रीड बिटवीन द लाइंस, इफ यू नो, कि कहीं से भी सेंटेंसेस ही तो एनसीईआरटी में प्ले करते हैं, कि अगर आपने नहीं पढ़ा है लाइन बाय लाइन और इसकी सेंटेंस एज इट इज छप गई पेपर में, तो फिर समझे हुए कॉन्सेप्ट को भी हम गलत करके आते हैं। अब एक बार पहले हम न्यूक्लियस को देख लेते हैं। कैसे देखेंगे? यहीं पे ड्रॉ करते हैं जहाँ हमने सेल पढ़ा है। एक और देख लेते हैं, हमने सेल देख लिया। अब एक बार आप देखिए, थोड़ा स्लो मैं इसलिए चल रही हूँ कि एक बार आपने अगर इसको समझ लिया तो फिर आगे आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये हमने बनाया था सेल अपना, राइट। हाँ, और आउटर लेयर था हमारा ब्लू कलर का। ओके, चलो कलर मिलना ज़रूरी है। आ जाओ, आउटर लेयर है हमारा ब्लू कलर का। बाकी तो जो हमने बनाया, अभी हम बाकी ड्रॉ करने वाले हैं नहीं। ठीक है, तो थोड़ा छोटा करते हैं, न्यूक्लियस को बड़ा करेंगे। ये हमारा सेल था और इस सेल के अंदर हमने बनाया न्यूक्लियस अपना ब्लैक कलर का सेंटर में। ठीक है, दिस वाज न्यूक्लियस। ओके,
अब डियर एस्पिरेंट्स, इस न्यूक्लियस को हम निकाल लेते हैं बाहर। अब इस न्यूक्लियस को करो बड़ा। ठीक, अब न्यूक्लियस को पढ़ रहे हैं। दिस इज द न्यूक्लियस। अब पहले ही ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे ड्रॉ कर लेते हैं? ओ, यहाँ तो हमने एक सर्कल बना दिया था, लेकिन जैसा कि आपने पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन पोरस था, वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पोरस होता है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये वही लाइन है जो पोरस है। ठीक है, अब इसके अंदर भी हमने क्या देखा था? ये रेड रेड बनाया था मैंने, क्या? न्यूक्लियोलस। दिस इज न्यूक्लियोलस। ओके, नेक्स्ट हमने बनाया था क्या? इसी के अंदर ये कुछ फाइबर्स। ठीक है, इस फाइबर्स को भी अभी नाम देंगे। एंड देन हमने क्या ड्रॉ किया था? कलर देखो, ब्लू कलर। ठीक है, तो ब्लू ही बनाते हैं। ये फिर हमने इसके अंदर बनाया था न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, आपको अगर याद हो, नहीं याद हो तो एक बार पीछे कर लेते हैं कि सेल के अंदर हमने बनाया था साइटोप्लाज्म। अब ये मैं क्यों याद करवा रही हूँ आपको, ये आप देखिए। सी, और ये ब्लू 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 ब्लू। ठीक, अब ये साइटोप्लाज्म जो रेड वाला है जेली हमारा, और ये जो ब्लू वाला है दिस वन, ये मिलके बनाता है प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इसको भी मार्क कर लेते हैं और लिख लेते हैं। हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा समझना कि ये है साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर जो फ्लूइड है। एंड दिस ब्लू स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? प्रोटोप्लाज्म। ओके, अब ये जो थिन फाइबर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यही क्या है? हमारे अंदर क्रोमोसोम्स। कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर। अब हम जब आरएनए डीएनए पढ़ेंगे डिटेल में तो आप समझ पाएंगे कि हम कहाँ बात कर रहे हैं, किसके अंदर, सेल के अंदर हम कहाँ और डेप्थ में गए हैं जहां हमें ये क्रोमोसोम मिला है। तो हमें कहाँ मिला? सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम्स। ठीक है, और इसी क्रोमोसोम्स में आपको मैं बता दूं क्या होता है। इसी क्रोमोसोम्स में होते हैं जीन्स, जो डिसाइड करता है हमारा फिनोटाइप जीनोटाइप। ठीक है, हमारा फिनोटाइप, हम कैसा दिखेंगे, वही जीन्स, यही क्रोमोसोम का सारा खेल है। ठीक है, अभी डीएनए वीएनए सब हम इसी में पढ़ेंगे। राइट, अब आ जाओ, अब पढ़ते हैं कि हमें यहाँ क्या बताया जा रहा है कि न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किससे सेपरेट हो रहा कर रहा है न्यूक्लियस को? साइटोप्लाज्म से। न्यूक्लियोप्लाज्म हमने देख लिया, दिस इज न्यूक्लियोलस। ओके, अब नाउ सी, आ जाओ देखो। ओहो, तो हमने देखा कि न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन इज आल्सो पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन देम। हमने पहले ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को पोरस बना लिया है। फिर क्या है कि with a microscope of higher magnification we can see a small spherical body in the nucleus, that is nucleolus. हमने बनाया nucleolus. In addition, nucleolus contains thread-like structures called chromosomes. This carries genes, help in inheritance or transfer of characters from the parents to the offspring. The chromosomes can be seen only when the cell divides. ठीक है, आपने देख लिया, ये न्यूक्लियोलस है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स है, यही क्रोमोसोम्स जीन्स कैरी करता है, और यही जीन क्या है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे कि न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस एक्ट्स एज कंट्रोल सेंटर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द सेल। इनहेरिटेंस तो इसका काम है ही, क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं, साथ ही साथ ये क्या है? कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ अ सेल। सेल को कंट्रोल करना भी इसी का काम है। ओके,
द एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। ठीक वही चीज जो हमने यहाँ समझा कि साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये सब मिलके क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म। ओके, आ जाओ। इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म क्या है? लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। ओके, अब प्लांट्स के अदर ऑर्गेनल्स को भी देख लेते हैं, सेल के अदर ऑर्गेनल्स को कैसे देखेंगे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि न्यूक्लियस को और क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड कैरियन। ठीक है, अब दो, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस कितना प्रोमिनेंट है, कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड है, उस बेसिस पे दो तरह के ऑर्गेनिज्म बनाए गए। कौन कौन से? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। अब जानते हैं प्रो जिसके आगे भी लगा, दैट इज प्रिमिटिव। ठीक है, अभी वो वाला प्रो नहीं कि प्रो है बिल्कुल प्रोफेशनल वाला प्रो नहीं, इट्स प्रो मतलब प्रिमिटिव। तो एक क्या हो गया? ऑन द बेसिस, ओके, यू शुड रिमेम्बर दिस, क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन का ये एक अच्छा सेक्शन है, यहाँ से क्वेश्चंस अच्छे बन जाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक उसी तरह जैसे आगे भी हम प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस पढ़ेंगे, हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। ठीक है, एक होता है प्रोकैरियोट्स। पहला तो क्या हो गया? प्रोकैरियोट्स। अब जैसा कि आपको कहा कि कैरियन का क्या मतलब होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को और क्या बोलते हैं? कैरियन, KARYON। ठीक है, प्रोकैरियोट्स मतलब जिसके अंदर डिफाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ। डिफाइंड न्यूक्लियस क्या हो गया? न्यूक्लियस तो होगा, लेकिन ये जो ब्लैक मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, ये जो ब्लैक मेम्ब्रेन, ये जो पोरस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर अगर न्यूक्लियस का पूरा सब्सटेंस घिरा हुआ है, ये पैक्ड है, बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड है, तब वो यूकैरियोट्स होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो वो प्रोकैरियोट्स होगा। तो जहीं कैरियोट्स के आगे प्रो लगा है मतलब इट इज प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव है तो इसके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट है। न्यूक्लियस तो है बट इट इज नॉट पैक्ड इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, नाउ सी, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तब जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो उसको एक वेल डेफिनेशन हम अंडरलाइन कर देते हैं। क्यों? उसको वेल डिफाइन करने के लिए कि पहले नजर पड़ जाए। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एक तरह की लाइनिंग है ना, एक तरह का लेयर है डिफाइन करने के लिए, न्यूक्लियस को वेल ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो दैट इज मिसिंग। और प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। ठीक है, दूसरा टाइप बन जाता है जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? यूकैरियोट्स। यू का मतलब रियल, कैरियोट्स इज न्यूक्लियस। तो इनके पास क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं आगे, आगे पढ़ते हैं, आ जाओ। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं कि द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हमने कर ली बात कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर नहीं है तो वो क्या कहलाएंगे? प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया भी कह सकते हैं उसको, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। द सेल्स लाइक अनियन सेल्स एंड चीक हैव, हमारे चीक है, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है इसके पास, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में इन्वेलप्ड बिल्कुल। तो वो क्या कहलाएंगे? यूकैरियोटिक सेल्स। यू मतलब क्या होता है? रियल, ट्रू। ऑल ऑर्गेनिजम्स अदर देन बैक्टीरिया एंड ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। ये लिखो और इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखो, रेड पेन से लिखो कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स, all organisms
except bacteria and blue green algae, BGA लिख रही हूं मैं, are called are eukaryotes. आ गई बात समझ में आपके या नहीं आई? आ जाना चाहिए अभी तक, ठीक है। चलिए, तो हमने ये पढ़ लिया यहाँ से कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का क्या डिफरेंस होता है। जीन क्या है? इट इज अ यूनिट ऑफ inheritance in living organism. It controls the transfer of a hereditary characteristic from parents to offspring. इसको यहीं रखते हैं। अभी हम जीन्स को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जीन को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा इसका पूरा पूरा इसके डीएनए तक जाएंगे, किस चीज़ के बने होते हैं, सारे बॉन्ड्स भी देखेंगे, सारे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स और पायरिडीन्स एंड पिरामिडीन्स, विल सी ऑल। तो यहाँ बस हम ये जान लेते हैं कि जीन क्या है, कि इनहेरिटेंस का यूनिट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट ये हमें क्या पढ़ा रहा है? नेक्स्ट इज अदर, नाउ अदर ऑर्गेनल्स अदर देन न्यूक्लियस, ऑर्गेनल्स अदर देन न्यूक्लियस, ठीक है। अब अदर देन कौन कौन है भाई? वैक्यूल है। अब वैक्यूल क्या होता है? हमने बनाया था, प्लांट में सिंगल और बिग वैक्यूल होता है, एनिमल सेल में मल्टीपल नंबर्स होते हैं लेकिन साइज स्मॉल होता है। दिस इज वैक्यूल, उन्होंने आपको बना के भी दिखाया है। प्लास्टिड्स की बात हमने की पहले ही कि प्लास्टिड्स भी एक ऑर्गेनल है जिसका एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट, उस क्लोरोप्लास्ट में है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम क्या है? ग्रीन कलर प्रोवाइड करना, और उसी की वजह से क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स में, ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। तो दिस इज रिटन हियर, ठीक है। अब कंपैरिजन ऑफ प्लांट सेल और एनिमल सेल कर लेते हैं। हमने देखा कि प्लांट सेल में एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था? सेल वॉल का, ठीक है। तो सेल वॉल प्लांट में प्रेजेंट होगा, एनिमल में एब्सेंट होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होगा। साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होगा। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा, एनिमल सेल में नहीं होगा। एनिमल सेल में क्लोरोफिल होता तो हमें प्लांट पर डिपेंडेंट होने की जरूरत ही नहीं होती। वैक्यूल्स क्या होता है? सिंगल और लार्ज, इसमें मैनी एंड स्मॉल, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक। और ये पूछा जाता है यूपीएससी के सीएससी में, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, और बहुत बेसिक, ठीक है। आप किसी भी चैट जीपीटी पे जाओ और लिख दो क्वेश्चन आस्क्ड इन यूपीएससी रिगार्डिंग प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, आपको मिल जाएगा। हम तो सॉल्व करेंगे ही बाद में, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए आप देख सकते हैं। तो हमने ये कर लिया सेल चैप्टर। अब सेल के कीवर्ड्स क्या क्या है हमने समझा है कि नहीं, वो यहाँ से एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। सेल हमने देखा, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोसोम, साइटोप्लाज्म, यूकैरियोट्स, जीन्स we saw, multicellular, nuclear membrane, nucleolus, nucleus, organ, organelles, plasma membrane, plastids, prokaryote, pseudopodia, tissue, unicellular, vacuole, white blood cells। तो हमने ये सब पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ा है, समझ के पढ़ा है, ठीक है। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, हम फिर से रिवाइज करेंगे, आपके डाउट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। आप यहाँ से बहुत फाउंडेशनल चीज़ों को सीखेंगे। एनसीईआरटी पढ़ने का हमारा पर्पस भी यही है, लाइन बाई लाइन हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि बहुत जो छोटी सी छोटी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग में, फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करने में छूट जाती हैं, वो यहाँ हम कवर कर लें। और आप यकीन मानिए, हम बहुत हाई लेवल और एडवांस चीज़ें तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चंस कहाँ गलत होते हैं? जहाँ हमारे बेसिक्स कमज़ोर हो जाते हैं। तो दिस इज दिस सेशन फॉर बिल्डिंग योर फाउंडेशन। तो अब रिप्रोडक्शन चेक करते हैं। यहाँ आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ट्रस्ट माय वर्ड्स। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, हमने लास्ट क्लास में जो 7th स्टैंडर्ड का सेशन था, उसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में पढ़ा था, ठीक है। अब हम एनिमल्स में पढ़ेंगे। एनिमल्स में भी 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। कौन कौन सा? सेक्सुअल और एसेक्सुअल, ठीक।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सिंगल पेरेंट लगेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स लगेंगे, और जिस रिप्रोडक्शन में beginning from the fusion of male and female gametes is called sexual reproduction. फीमेल और मेल गैमेट लग के एक जाइगोट बनाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आगे पढ़ते हैं ताकि हम समझ पाए कि ये मेल गैमेट, ये जो गैमेट वर्ड हमारे सामने आया है, चाहे मेल हो या फीमेल, ये है क्या। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। तो गैमेट्स को समझने के लिए पहले सबसे हमें क्या समझना पड़ेगा, मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। ठीक, आप ध्यान से सुनेंगे, बहुत आसान है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। ठीक है, अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में के कुछ ऑर्गन्स होते हैं। पेयर ऑफ टेस्टिस, एक टेस्टिस को कहेंगे टेस्टिस और 2 होंगे तो टेस्टिस। ठीक है, 2 होते हैं। 2 स्पर्म डक्ट, अब 2 टेस्टिस से जुड़ा हुआ 2 स्पर्म डक्ट होगा और एक पेनिस। ठीक है, द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म। अब नाम पता चल गया कि मेल और फीमेल गैमेट में का फ्यूजन होता है, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो मेल गैमेट कौन सा है, स्पर्म। Sperms, millions of sperms are produced by testes. Those sperms are very small in size. Each has a head, a middle piece and a tail. Sperm का फिर भी एक पर्टिकुलर शेप होता है। आप चैट जीपीटी पे जाइए, आप जेमिनाई पे जाइए, किसी पे भी जाइए, ठीक है, आप वहां पे जाके देखिए कि स्पर्म का क्या शेप है, और आपको बहुत सारे एनिमेटेड वीडियोस भी मिल जाएंगे देखने को। तो ये एक स्पर्म का शेप होता है, हेड होता है, मिडिल पीस होता है और टेल होता है। ठीक, द स्पर्म इज अ सिंगल सेल। स्पर्म क्या है, सिंगल सेल विद ऑल यूजुअल सेल कंपोनेंट्स। अब ये ऑब्वियसली हेड है, मिडिल, इन सब के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है इसको एनर्जी देने के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का गैमेट जो प्रोड्यूस किया है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ने। आप अगर यहाँ देखें तो दिस इज टेस्टिस, दो, एक पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, मतलब 2 टेस्टिस होते हैं जो स्पर्म डक्ट से यहाँ कनेक्टेड है। ठीक है, और ये आपका यूरेटर एंड देन दिस इज पेनिस। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर अ पेयर ऑफ ओवरीज, जैसे वहां अ पेयर ऑफ टेस्टिस है, वैसे फीमेल में क्या है, ओवरीज, और ओवरीज से कनेक्टेड होती हैं ओविडक्ट। ठीक उसी तरह जैसे वहां स्पर्म डक्ट है, ओविडक्ट्स को ही क्या कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स कहते हैं, एंड द यूटरस, और एक यूटरस होता है। तो ये हो गया 2 ओवरी। ठीक है, दिस इज ओवरी, ओवरी पे ये ओविडक्ट लगा हुआ है। ओविडक्ट क्या करता है, इस ओवरी से रिलीज हुए एग को रिसीव करता है और उसको उठा के पहले तो यहीं रखता है और फिर बाद में यहाँ आ जाता है यूट्रस में। दिस पार्ट इज यूट्रस, यूरेथ्रा, और आपने यूरेटर वगैरह तो देखा ही हुआ है। ठीक है, हमें क्या समझना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट कौन कौन से हैं, ओवरीज, ओविडक्ट्स एंड यूटेरस। द ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा या एग्स। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ने जो प्रोड्यूस किया था गैमेट, उसका नाम क्या था, स्पर्म्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के गैमेट का नाम क्या है, ओवा या एग्स। In human being, a single matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month. इसमें से कोई एक ओवरी हर महीने एक ओवा रिलीज करेगा, एंड दिस इज द बेसिस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स। ठीक है, ये हर मंथ ओवरी एक एग रिलीज करेगा। यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस, लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो सिंगल सेल। तो पहले तो जान ले कि स्पर्म और एग दोनों ही सिंगल सेल है, और हमने क्या जाना, ये जो यूट्रस है ये एक एग रिलीज कर रहा है जो फेलोपियन ट्यूब का फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है वो रिसीव कर रहा है। स्पर्म जो है वो ट्रैवल करते हुए, ये जो स्पर्म है वो जो हेल्दी स्पर्म ट्रैवल करते हुए यहाँ आएगा फेलोपियन ट्यूब में, और ये क्या करेगा, इसको फर्टिलाइज करेगा, किसको, ओवा को। तो ओवा और स्पर्म यहीं पे क्या बन जाएंगे, जाइगोट।
इन द फेलोपियन ट्यूब। ध्यान रहे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस वेयर डज द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। तो ओविडक्ट में, फेलोपियन ट्यूब में, याद रखेंगे ओविडक्ट को ही क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब। तो फर्टिलाइजेशन होता है ओविडक्ट में, और फिर ये ट्रैवल करके कहाँ आएगा, इम्प्लांट होने के लिए यूट्रस में। जो ये लाइन यहाँ लिखी हुई है कि डेवलपमेंट ऑफ द बेबी कहाँ टेक होता है, यूट्रस में। ठीक है, तो ये दोनों चीज को ध्यान रखेंगे कि ओविडक्ट में क्या होगा, ओविडक्ट में, ओविडक्ट में होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ओके, और ये जाइगोट इम्प्लांट कहाँ होगा, यूटेरस में, यूटेरस, इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, जाइगोट का इम्प्लांटेशन क्या हो रहा है, ये एम्ब्रियो बन जाता है बाद में। अभी हम देखेंगे कैसे डिवाइड होगा जाइगोट एम्ब्रियो बनने के लिए। तो ये इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो कहाँ होगा, यूट्रस में। ये दो क्वेश्चंस हैं जो बहुत पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, आ जाओ अब फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को देखते हैं। ये है ओवम, वही एग, वही, कंफ्यूज नहीं होना, ओवम सिंगुलर है, प्लूरल ओवा होता है, उसी को एग कहते हैं। एग और ओवम सेम टू सेम है। ठीक है, अब ओवम, ये ओवम है अपना, और स्पर्म्स रिलीज हुए हैं, वो उसको फर्टिलाइज करेंगे और क्या बना देंगे, जाइगोट। अब फर्टिलाइजेशन क्या है, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म और ओवम का फ्यूजन क्या है, पहला स्टेप, जो क्या बनाएगा, when sperms come in contact with an egg, one of the sperms may fuse with the egg. Such fusion of the egg and sperm is called fertilization। अब बहुत सारे रिलीज स्पर्म्स हुए हैं मिलियंस में, लेकिन कोई एक हेल्दी स्पर्म ओवा को फर्टिलाइज करेगा और क्या बनाएगा, जाइगोट। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। During fertilization, the nuclei of the sperm and the egg fuse to form a single nucleus। अब स्पर्म में भी न्यूक्लियस है, हम देखेंगे, और क्योंकि सेल है, सिंगल सेल है, तो हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा। तो जो स्पर्म का न्यूक्लियस होगा और जो ओवा का न्यूक्लियस होगा, ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, सिंगल न्यूक्लियस। ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड जाइगोट। The process of fertilization is the meeting of an egg cell from the mother and a sperm cell from the father. So the new individual inherits some characteristic from the mother and some from the father. अब आपको समझ में आया भाई बहन क्यों सिमिलर दिखते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस स्पर्म का, और न्यूक्लियस स्पर्म जो फादर से आया है, और न्यूक्लियस ओवा का जो मदर से आया है, वो फ्यूज हुआ है। तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स फ्यूज हुए हैं एक न्यूक्लियस में, इसलिए हमारे भाई बहन में हमारे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, fertilization which takes place inside the female body is called internal fertilization, and internal fertilization occurs in many animals including humans, cows, dogs and hens। आपको क्या बात समझ में आई, आपको समझना ये है कि जो फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बॉडी के अंदर हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो ह्यूमन बॉडी के बाहर हो रहा है उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब वो कैसे होता है, मीडियम ऑफ वाटर, कि वाटर में ही एग्स रिलीज हो रहे हैं, वाटर में ही स्पर्म रिलीज हो रहा है, वहां फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, अब देखो, आपने नाम सुना होगा, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर आगे पढ़ लेंगे। During a spring or rainy season, frogs and toads move to ponds and slow flowing streams. When the male and female come together in water, the female lays hundreds of eggs। अब मेल और फीमेल रेनी सीजन में किसी भी वाटर बॉडी की तरफ जाते हैं जहां वो हजारों की संख्या में अंडे देते हैं। Unlike hens, frog's egg is not covered by a shell. It is comparatively very delicate। बहुत delicate eggs होते हैं वो, मुर्गी के अंडे की तरह बहुत शेल में पैक्ड नहीं होते हैं। A layer of jelly holds the eggs together and provide protection to eggs। jelly में covered रहता है। The eggs are laid, the male deposits sperms over them। Each sperm swims randomly in water with the help of its long tail। The sperms come in contact with the eggs। This result in fertilization। This type of
fertilization in which the fusion of a male and gamete takes place outside the body of a female is called external fertilization, very common in aquatic animals. आपको बात समझ में आई क्या हुआ कि जो स्पर्म है कि एग्स रिलीज कर दिए गए हैं पानी में हजारों की संख्या में, वहां स्पर्म उसी पे रिलीज कर दिया जाएगा, वहीं फर्टिलाइजेशन होगा और फिर इट विल मूव, ठीक है। और इस फर्टिलाइजेशन को जो बॉडी के अंदर नहीं हुआ है उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब बिफोर हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पे जाते हैं उससे पहले समझ लेते हैं ये आईवीएफ क्या है, बहुत समझना जरूरी है। ये आईवीएफ है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगर आप इसका फुल फॉर्म देखें तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता क्या है कि फर्टिलाइजेशन जो ह्यूमंस में इनसाइड द बॉडी होता है ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू सम मेडिकल प्रॉब्लम्स, ये इस फर्टिलाइजेशन को बॉडी के बाहर कैरी आउट किया जाता है और फिर जो एम्ब्रियो बनता है उसको इम्प्लांट बॉडी के अंदर किया जाता है। आओ पढ़ें एक बार। क्या होता है कि इन दिस केस the zygote is allowed to develop for about a week and then it is placed in the mother's uterus. Babies born through this technique are called test tube babies. अब इसको समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसको लेके बहुत सारे क्वेश्चन अगर अभी आप देखेंगे 3 पेरेंट बेबी का क्वेश्चन, ये सब करंट आप तभी पढ़ पाएंगे जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। अब बेसिक्स क्या होता है कि ह्यूमन में हमने देखा कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ सम हेल्थ प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ सम मेडिकल प्रॉब्लम क्या होता है, कई बार फीमेल और मेल नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते हैं, फीमेल नेचुरली कंसीव नहीं कर पाती हैं किसी भी रीजन की वजह से, तो फीमेल के स्पर्म, फीमेल के ओवा को बाहर निकाला जाता है, मेल के स्पर्म को बाहर निकाला जाता है, इसको फ्यूज किया जाता है टेस्ट ट्यूब में, इसको 1-2 वीक तक डिवाइड होने दिया जाता है ग्रो करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और फिर जब वो जाइगोट बन गया है और वो जाइगोट में डिवीजन हो गया है फिर उसको इम्प्लांट कहाँ कर देते हैं, फीमेल के यूट्रस में। तो वो जो प्रोसेस हमने पढ़ा था, कौन सा प्रोसेस, कि ये वाला जो प्रोसेस हमने पढ़ा था जो फेलोपियन ट्यूब में हो रहा है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, ये प्रोसेस को निकाल के टेस्ट ट्यूब में कर दिया जा रहा है, फेलोपियन ट्यूब के बजाय टेस्ट ट्यूब में। काम उतना ही है, वो जाइगोट को फिर कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, फीमेल के यूट्रस में, जो नेचुरल फर्टिलाइजेशन में भी होता है, ठीक है। तो दिस इज आईवीएफ का टेक्निक। अब आगे आओ, यहाँ देखते हैं कि क्या हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कैसे हो रहा है। क्या आपने देखा कि ये ओवरी, इस ओवरी से एग्स रिलीज हुए थे, ठीक है, इसको कैच किसने किया, ओविडक्ट ने, फेलोपियन ट्यूब ने, और यहाँ से स्पर्म अंदर आया था इफ यू रिमेम्बर, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ था तो ये बन गया था जाइगोट। अब ये जाइगोट ड्यूरिंग वीक्स ये अपने आप में डिवाइड होते चलेगा, ठीक है, सिंगल सेल है, अभी तो ये सिंगल सेल है, फ्यूजन हो गया था, मेल न्यूक्लियस फीमेल न्यूक्लियस दोनों फ्यूज होके सिंगल न्यूक्लियस सिंगल सेल। अब ये सिंगल डिवाइड होके 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, और जब ये अपने फुल शेप में आ जाएगा तब जाके कहाँ इम्प्लांट हो जाएगा, यूट्रस में, ठीक है। तो सिंगल सेल से ये पहले मल्टीपल सेल में डिवाइड हो जाता है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये आपको जानना जरूरी है कि यहाँ पे सिंगल सेल में होता है, ये डिवाइड होते 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 ये बिल्कुल एक इसके जैसा बन जाता है। अगर आपने बहुत सारी छोटी छोटी मोतियों को एक साथ देखा होगा, ब्लास्टोमेर, तो वैसा बन जाता है और फिर यहाँ आके इम्प्लांट हो जाता है कहाँ, यूट्रस में। तो दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर को ही क्या, द जाइगोट डिवाइड्स रेपिटेडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स, आगे पढ़ेंगे इन सब को हम। The cells then begin to form groups that develop into different tissues and organs of the body. This developing structure is called an embryo. और ये कहाँ एम्बेड होती है, यूट्रस के वॉल में फर्दर डेवलपमेंट के लिए। The embryo continues to develop in the uterus. It gradually develops the body parts such as hands, head, ears. The stage of the embryo in which all the body parts can be identified, उसको कहते हैं fetus. तो आपने 3 नाम पढ़ लिए, कौन कौन से नाम पढ़े आपने, यू रेड अबाउट, एक तो आपने, ये तो एक पॉइंट था ही, फिर हमने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी देख लिया, फिर उसके बाद आपने एक टर्म पढ़ा, पहले आपने देखा ओवम प्लस स्पर्म, ये फ्यूज होके क्या बन गया, जाइगोट। ये जाइगोट आफ्टर रिपीटेड डिवीजन क्या बन जाता है, एम्ब्रियो।
और ये एम्ब्रियो आफ्टर फुल डेवलपमेंट क्या बन जाएगा? फीटस। ये जाइगोट कहाँ बना था? फेलोपियन ट्यूब में, ओविडक्ट। दिस वाज फॉर्म्ड इन ओविडक्ट, ठीक है। और ये एम्ब्रियो कहाँ बन रहा है? यूट्रस में, ठीक है। मैंने ऊपर भी यही समझा और यहाँ भी यही समझा रही हूँ, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूट्रस, और इसका डेवलपमेंट भी कहाँ हो रहा है? यूट्रस में, ठीक है। जाइगोट से एम्ब्रियो में डिवीजन होता है, रिपीटेड डिवीजन। और ये ओवम और स्पर्म क्या है? मेल और फीमेल गैमेट्स, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। अब आओ, अब यहाँ देख लेते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हेंस ऑल्सो बट डू हेंस गिव बर्थ बेबीज लाइक ह्यूमन बींग्स। अब कहाँ दे दिया देखो, अब इसने डायरेक्शन को मोड़ दिया। अब जब आपने फर्टिलाइजेशन को समझ लिया, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को समझ लिया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन को समझ लिया, तो ये आपसे पूछ रहा है कि जो हेन होता है, मुर्गियां होती हैं, इनके अंदर तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है जैसे ह्यूमन में होता है, लेकिन क्या ये डू दे गिव बर्थ टू बेबीज? अब बात हो गई ये कि डिस्पाइट इंटरनल फर्टिलाइजेशन कुछ जानवर अंडे देते हैं एंड फ्यू गिव बर्थ टू दियर यंग वंस, है ना, अपने बेबीज बनाते हैं, कुछ अंडे बनाते हैं। तो अब इसको भी एक बेसिस पे डिफाइन किया जाएगा कि जो एग लेइंग होंगे उसको क्या बोलेंगे? ओवीपेरस। और जो विच गिव बर्थ टू दियर बेबीज, जो यंग वंस को बर्थ देते हैं, अपने जैसे इंसान को, अपने जैसे जानवर को, जैसे भी हैं उनको बर्थ देते हैं, कैट, डॉग, कंगारूज, जिराफ, ह्यूमंस, तो ये सब क्या कहलाते हैं? वीवीपेरस। ये दोनों ही टर्म्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं और बहुत काम आएंगे आपके, ठीक है। इसको मेंशन कर लेते हैं यहीं पे जहां हमने और चीजों को मेंशन किया है कि ओवीपेरस क्या है। ओवीपेरस, ओके, यहाँ पे राइटिंग है कि ओवीपेरस है एग लेइंग एनिमल्स, और वीवीपेरस क्या है? गिविंग बर्थ टू दियर यंग वंस, गिविंग बर्थ टू दियर यंग वंस, ओके। अब ये ओवीपेरस और वीवीपेरस को लेके इतने क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आप कभी भी सीएससी के जो बहुत पेचीदा क्वेश्चंस आते हैं कंगारूज को लेके, और व्हाट इज दैट, आई एम फॉरगेटिंग दैट टर्म, मैं आपको याद करके बताऊंगी। तो जो एनिमेलिया का ही जब हम आगे एनिमल डाइवर्सिफिकेशन पढ़ेंगे और फिर हम उसके अंदर जब हम स्पीसीज, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स, एव्स और मैमीलिया में जाएंगे, फिर वहाँ पे हम अलग अलग डिविजन्स पढ़ेंगे, किसी में औरंगुतन को रखेंगे, किसी में कंगारूज को रखेंगे, तो वहाँ हमें ये ओविपेरस और विविपेरस बहुत काम आने वाला है, ठीक है। बहुत सारे मैमल्स, ज़्यादातर मैमल्स होते हैं विविपेरस विच गिव बर्थ टू यंग वंस, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसमें, जो मैमल्स हैं लेकिन वो दे ले एग्स। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्लेटिपस, एकिडना, इन सब का नाम आप पढ़ेंगे आगे। तो हमने यहाँ क्या पढ़ लिया है? ओविपेरस के बारे में और विविपेरस के बारे में। चलिए आगे चलते हैं, क्या पढ़ना है हमें। हमने देख लिया विविपेरस, वी सॉ ओविपेरस, ठीक है। अब यंग वंस टू एडल्ट्स की एक और चीज देख लेते हैं, एक नया टर्म आपसे इंट्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज मेटामॉर्फोसिस। ये मेटामॉर्फोसिस हम कहाँ पढ़ते हैं? ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं ना, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फोसिस, और सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो वही वाला मेटामॉर्फोसिस है ये। इसमें क्या होता है कि आपने देखा था सिल्क वॉर्म, अगर सिल्क वॉर्म की साइकिल को हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि एग से लार्वा बना, या फिर कैटरपिलर बोल लो, कैटरपिलर से प्यूपा और प्यूपा से एडल्ट। अब जब आप देखेंगे इनको, एग से जब ये टेडपोल बनते हैं और टेडपोल से जब ये फ्रॉग बनते हैं, तो हम जब छोटे से बड़े हो रहे होते हैं तो ऑलमोस्ट हमारे वही फीचर्स होते हैं, लेकिन इनका कोई कनेक्शन नहीं होता है, टेडपोल कैसा दिखता है और फ्रॉग कैसा दिखता है, ठीक है।
तो इनका कहना है कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा into an adult through drastic changes is called metamorphosis। अब जो ड्रास्टिक चेंज होने की वजह से जो लार्वा फ्रॉग बना है, वो जो मेढक चुल्ली होता है, वो जब मेढक बन जाता है तो कितना ज्यादा चेंज हो गया, इसको क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। मॉर्फ मतलब फॉर्म, तो फॉर्म का बदलना इज मेटामॉर्फोसिस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था प्लांट्स में भी बहुत तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इफ यू रिमेंबर वी रेड अबाउट बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। प्लांट्स में भी कुछ होते हैं, जैसे बर्ड्स, बडिंग ईस्ट में होता है ना, बाइनरी फिशन अमीबा में होता है। तो बडिंग क्या है, बर्ड्स बन जाते हैं बॉडी के ऊपर ऐसे, और ये फिर डिटैच हो जाता है, न्यूक्लियस इसके अंदर चला जाता है और ये एक ऑर्गेनिज्म, नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फिशन, एक अमीबा है, पहले इसका न्यूक्लियस टूटेगा, न्यूक्लियस टूट के अलग होगा, फिर जो साइटोप्लाज्म है वो जाके इसको ऐसे कवर कर लेगा। तो एक सेल से दो सेल हो गया और ये क्या बन गया, डॉटर सेल्स। दिस इज बाइनरी फिशन। सिमिलरली मल्टीपल फिजन भी होता है, जहां एक सेल से बहुत सारे सेल बन जाते हैं, दैट इज मल्टीपल फिजन। ठीक है, तो वी रीड अबाउट दिस। ये स्टोरी ऑफ डॉली है, द क्लोन। अब ये इन्होंने क्लोन कैसे किया था कि दो अलग अलग वेराइटीज लिए थे, कौन कौन सा, कि एक लिया, एक सेल मेमोरी ग्लैंड से कलेक्ट किया गया था, फिन डॉर्सेट शिप फीमेल थी उसका। साइमल्टेनियसली एक एग लिया गया स्कॉटिश ब्लैकफिश यू से। द न्यूक्लियस वाज रिमूव्ड फ्रॉम द एग। अब न्यूक्लियस रिमूव कर दिया गया एग से, ठीक है। देन द न्यूक्लियस ऑफ द मेमोरी ग्लैंड सेल फ्रॉम द फिन डॉर्सेट शिप वाज इंसर्टेड इन द एग ऑफ स्कॉटिश ब्लैकफिश। अब इसका जो न्यूक्लियस था वो इसमें ट्रांसफर कर दिया, इसके एग में, ठीक है, इसके एग में इसका न्यूक्लियस डाल दिया। द एग दस प्रोड्यूस वाज इम्प्लांटेड इनटू स्कॉटिश ब्लैक फिश यू। अब इसको बाहर, इसके एग में इसका न्यूक्लियस डाल के यहाँ इम्प्लांट कर दिया। अब क्या होती है बात कि दो डॉली वाज गिवन बर्थ बाय द स्कॉटिश ब्लैक फिश यू, it was found to be absolutely identical to the fin dorsett ship from which the nucleus was taken। अब देखो, ये जो स्कॉटिश ब्लैकफिश यू है, बर्थ तो डॉली को इसने दिया, लेकिन ये दिखती किसके जैसे थी, फिन डॉर्सेट शिप के साथ। मतलब न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग सेंटर, जिससे न्यूक्लियस निकाला उसी के जैसी शक्ल हुई इस क्लोन की। ठीक है, अभी क्लोन बेचारी डेथ इसकी, ये मर चुकी है, शी डाइड ऑन 14 फरवरी 2003 ड्यू टू अ सर्टेन लंग डिजीज। ठीक है, तो इट वाज एग्जांपल ऑफ क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होता है, इट इज द प्रोडक्शन of an exact copy of a cell or any other living part or a complete organism। अब न्यूक्लियस निकाल के दूसरे के सेल में डाल के एक नया ऑर्गेनिज्म बनाया, तो एग्जैक्ट कॉपी बना दिया, फ्यूजन तो हुआ नहीं है ना, कोई भी वेरिएशन तो आया नहीं, तो दिस इज क्लोनिंग। एग्जैक्ट कॉपी बनाने को क्या बोलते हैं, क्लोनिंग। करेक्ट। अब चलते हैं, देखते हैं हमने क्या पढ़ा अभी तक। तो वी आर डन विद दिस चैप्टर। आपने देखा हमने बहुत सारी नई नई चीजें सीखी, आपको अगर पहले भी पता होगा तो रिवाइज हो गया होगा, लेकिन जब कई बार हम पढ़ते पढ़ते बहुत आगे निकल जाते हैं तो ये छोटी छोटी चीजें मिस हो जाती हैं। कीवर्ड्स देखते हैं, हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लिया, बाइनरी फ्यूजन, बडिंग, एग्स, एम्ब्रियो, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी देख लिया, फीटस, मेटामॉर्फोसिस, ओविपेरस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पर्म्स, विविपेरस, जायगोट and internal fertilization। So we are done with this chapter called reproduction in animals। I hope आपने enjoy किया होगा। I hope अगर आपको समझ आ ही गया होगा, और अगर नहीं भी समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आगे भी हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, 9th चैप्टर में, 10th चैप्टर में, और बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो हम बायो का सेक्शन ऑलमोस्ट कवर कर लेंगे अगर हम इस चैप्टर को कवर कर लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के बाद जो हमारा चैप्टर है वो है प्रोबेबली इट इज फोर्स, तो हमारा फिजिक्स शुरू हो जाएगा। तो हम अपने बायोलॉजी के इस चैप्टर को भी कवर कर लेते हैं, जिसका नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, और हाउ ब्यूटिफुली इट इज प्लेस्ड इन दिस चैप्टर। 7th स्टैंडर्ड तक 10-11 साल की उम्र आते आते बच्चे चिल्ड्रन से, किड्स से एडोलेसेंस में आ जाते हैं, किशोरावस्था, टू बी एग्जैक्ट इन हिंदी इसको क्या बोलते हैं, किशोरावस्था। तो आप आ गए हैं एडोलेसेंस में। अब चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ लिया है, आपने देख लिया है कि मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है,
फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है, दोनों के गैमेट्स अलग अलग होते हैं। तो सिमिलरली हमारे अंदर कुछ हॉर्मोन्स भी होंगे जो मेल के अंदर अलग होंगे, टेस्टोस्टेरॉन, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन अलग होंगे, और इन हॉर्मोन्स के वजह से बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। ऑर्गन्स तो हमने पढ़ लिया, फिजिकल चेंज तो हमने पढ़ लिया, लेकिन जो नेचर का चेंज होता है कि फीमेल कैसी दिखती हैं, मेल कैसी दिखती हैं, और भी उनके वॉइस टोन का जो चेंज होता है, वाई बिकॉज ऑफ उसका रीजन क्या है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब एनिमल कैसे रिप्रोड्यूस होता है वो हमने देख लिया, नाउ ग्रो अप कैसे करेगा। अब बड़े होने की बात पढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा टर्म आता है प्यूबर्टी, एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। तो क्या है प्यूबर्टी? तो पहली बात कि जब ह्यूमन बॉडी बहुत सारे चेंजेस से गुजरती है ड्यूरिंग द एडोलेसेंस, दैट इज प्यूबर्टी। तो व्हाट इज एडोलेसेंस? एडोलेसेंस क्या है? द पीरियड ऑफ लाइफ when the body undergoes changes leading to a reproductive maturity is called adolescence। ठीक है। अब हमारी बॉडी, जो एक बच्चा था 8 साल 7 साल 8 साल का, खैर ऐसे कोई फिक्स्ड एज नहीं है, वो बच्चा अब रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो गया है, उसके अंदर इतने चेंजेस आ गए हैं कि नाउ दैट किड इज रिप्रोडक्टिवली मैच्योर। अब दैट किड इज रेडी टू प्रोड्यूस, रेडी टू मेक, क्रिएट लाइक देमसेल्फ। अब वो अपने यंगर वंस को धरती पे ला सकते हैं। दिस इज रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होना। ठीक है। एडोलेसेंस जनरली बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11, 11 साल की उम्र से शुरू हो जाता है, एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज। एडोलेसेंस उस पीरियड को कहते हैं, इसका मतलब नहीं कि 18-19 साल के बाद रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है। जिस एज से आप शुरू, जिस एज ग्रुप को कहते हैं एडोलेसेंस, वो एज ग्रुप क्या है? 11 साल से 19 साल तक अराउंड। ठीक है, यूजुअली इसी एज को मानते हैं, और इसी एज को क्या कहते हैं? टीन एजर्स। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 टीन एजर्स। ठीक है। इन गर्ल्स अर्लियर देन इन बॉयज। एडोलेसेंस लड़कों से पहले लड़कियों में शुरू हो जाता है 1-2 साल पहले, एंड इफ अ बॉय इज मैच्योर एट द एज ऑफ 13, लड़कियां कब शुरू हो जाती हैं? 11 ईयर्स। ठीक है। इन गर्ल्स adolescence may begin a year or two earlier than in boys. Also the period of adolescence varies from person to person। ये जरूरी नहीं है कोई 11 साल में ही किसी का adolescence शुरू हो रहा है, किसी का 9 में भी हो सकता है, 10 में भी हो सकता है, किसी का 13 में भी हो सकता है, 14 में भी हो सकता है। तो पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। द ह्यूमन बॉडी undergoes several changes that mark the onset of puberty। अब ह्यूमन बॉडी में चेंजेस आएंगे। कैसे चेंजेस आएंगे? मेल जो एक छोटा बच्चा होता है उसकी वॉइस कितनी क्यूट होती है, लेकिन जब वो अपने प्यूबर्टी में आएगा तो उसकी वॉइस थोड़ी वॉट उसका उसका टोन थोड़ा भारी होना शुरू हो जाएगा, हैवी टोन में वो बात करेगा, मुस्टैश आने लगता है, थोड़ी थोड़ी बियर्ड आने लगती है, बिहेवियर थोड़ा चेंज होने लगता है। सेम फीमेल में टोन इज सॉफ्ट रहता ही है, ब्रेस्ट्स का साइज बड़ा होने लगता है, एंड उनके पीरियड्स शुरू हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है। तो ये सब चेंजेस किस में है? फीमेल में। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एडोलेसेंट रीचेस द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। प्यूबर्टी कब खत्म होती है? जब एडोलेसेंस अपने मैक्सिमा पे पहुंच जाता है, बिल्कुल जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पे जब एडोलेसेंस पहुंच जाएगा तब प्यूबर्टी खत्म होती है। नाउ द पर्सन इज कंप्लीटली मैच्योर। लेकिन ये जो एज है 11 साल से 19 साल तक की, ये बहुत ही क्रिटिकल एज है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस बॉडी के अंदर हो रहे हैं। तो आप तो काफ़ी बड़े हो चुके हैं, अगर आपके घर में आपके यंगर सिबलिंग्स हैं तो उनका ज़रूर ध्यान रखें, एंड डू टीच देम अबाउट दिस, राइट। Change at puberty, increase in height. The most conspicuous change during puberty is the sudden increase in height. At this time, the long bones, that is the bones of the arms and the legs, elongate to make a person tall. Height बढ़ती है एकदम से, जिसकी जितनी हाइट खींचनी होती है वो उस पीरियड में खिंच जाती है। ठीक है, चलो देन अब आते हैं
कि हमें क्या पढ़ना है। तो जो बड़ी चीज़ें हमें पढ़नी हैं वो जनरली ये जो चैप्टर है ये मोर अबाउट अवेयरनेस है, आपको अवेयरनेस होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। एग्जाम पर्पज से ये कम इम्पॉर्टेंट है लेकिन लाइफ की अवेयरनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या है कि चेंज इन बॉडी शेप में चेंज आने लगता है प्यूबर्टी से ही। कैसे कि बॉयज़ की जो मसल्स हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होने लगते हैं गर्ल्स से। अगर आप एक 7 साल के बच्चे को देखिएगा, लड़के को, बेबी बॉय को देखिएगा, और एक लड़की को देखिएगा, गर्ल को देखिएगा, तो वो ऑलमोस्ट सेम ही दिखते हैं। उनका जो मस्कुलर स्ट्रेंथ होता है वो सेम ही होता है ना। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, एक लड़की और एक लड़के में बहुत डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन जब ये प्यूबर्टी में पहुंच जाते हैं, राइट, अपने एडोलेसेंस में होते हैं, तो जो लड़कों के मसल्स होते हैं वहां से चेंज आने नेचुरली, बिना किसी एक्सरसाइज के, जो बॉयज के मसल्स हैं वो दैट आर मच मोर प्रोमिनेंट देन गर्ल्स, ठीक है। आप देखेंगे शोल्डर ब्रॉडन हो जाता है, कंधे चौड़े हो जाते हैं। गर्ल्स में क्या होता है, द रीजन बिलो द वेस्ट, जो वेस्ट का रीजन होता है वो फैलने लगता है बिकॉज ऑफ द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ कंसीविंग, ठीक है। क्योंकि फीमेल का काम है रिप्रोडक्शन, तो वो जो हमने अभी एम्ब्रियो पढ़ा, जो हमने जाइगोट पढ़ा, उसको यूट्रस में प्लांट होना है, तो उसकी तैयारी बॉडी पहले से शुरू कर देती है, और जो वेस्ट है वो ब्रॉडन होना शुरू हो जाता है, जो वेस्ट एरिया है दैट ब्रॉडन्स। मेल में क्या होता है, शोल्डर ब्रॉडन्स। वॉइस चेंज अगर हम देखें तो प्यूबर्टी में क्या होता है, जो लैरिंग्स है, वॉइस डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेज, लड़कों की आवाज़ बहुत भारी होने लगती है, एंड प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड एडम्स एप्पल। ये जो लैरिंग्स है वो बड़ा हो जाता है लड़कों में, और आप देखेंगे यहाँ एडम्स एप्पल हो जाता है। इन गर्ल्स लैरिंग्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। लड़कियों की जो वॉइस होती है वो हाई पिच्ड होती है, लेकिन ऐसा कोई प्रोट्रूजन नहीं दिखता है, ठीक है। गर्ल्स हैव अ हाई पिच्ड वॉइस वेयर एज बॉयज हैव अ डीप वॉइस। लड़कियों की वॉइस हाई पिच्ड होती है, शार्प होती है, शिलिंग होती है। लड़कों की जो वॉइस होती है वो क्या, डीप वॉइस होती है, भारी होती है आवाज। समटाइम्स द मसल्स ऑफ द ग्रोइंग वॉइस गो आउट ऑफ द कंट्रोल एंड द वॉइस बिकम्स हॉर्स। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा ही ग्रोथ हो गई लैरिंग्स में, एडम्स एप्पल में, तो वॉइस बहुत ज्यादा भारी हो गई या हॉर्स हो गई। दिस स्टेट मे रिमेन अ फ्यू डेज और वीक्स आफ्टर विच द वॉइस बिकम्स नॉर्मल। बाद में नॉर्मल हो जाता है, वो परमानेंट नहीं होता है, धीरे धीरे वो कंट्रोल हो जाता है। दिस इज एडम्स एप्पल, आपने देखा भी होगा। Increased activity of sweat and sebaceous glands. During puberty, the secretion of sweat glands, sebaceous glands increases. Many young people get acne and pimples on the face at this time because of the increased activity of these glands in the skin. अब क्योंकि बॉडी के अंदर बिकॉज ऑफ आप एडोलेसेंट पीरियड में हैं, तो जो हमारे बॉडी के अंदर स्वेट ग्लैंड्स हैं जहाँ से पसीना निकलता है, और जो सिबेसियस ग्लैंड्स हैं जो आपकी बॉडी को मॉइस्चराइज करते हैं, तो वो स्किन के जो अंदर होते हैं, तो इन सब की एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। तो आप देखेंगे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, और क्योंकि स्किन के जो ग्लैंड्स हैं वो बहुत फास्ट काम कर रहे हैं, तो एक्ने और पिंपल्स भी कई बार देखने को मिलते हैं। ज़रूरी नहीं कि सबको हो, लेकिन कई बार हो जाते हैं, ठीक है। अब डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स एट प्यूबर्टी, मेल सेक्स ऑर्गन लाइक द टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कंप्लीटली। मेल में टेस्टिस और जो पेनिस है वो कंप्लीटली डेवलप हो जाता है एट द प्यूबर्टी, ठीक है, एडोलेसेंस में। फीमेल में क्या होगा, इन गर्ल्स ओवरीज एनलार्ज एंड द एग्स बिगिन टू मैच्योर, ऑल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स। जैसे मेल में टेस्टिस और पेनिस अपने कंप्लीट साइज में आ जाता है, सिमिलरली फीमेल में क्या होगा कि जो ओवरीज हैं वो कंप्लीटली डेवलप हो जाएंगी, और जो उसका नेचुरल रोल है टू रिलीज एग्स वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। एडोलेसेंस वो पीरियड है जहां पर्सन्स वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो जाता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग। अब ये एडोलेसेंस क्या है कि अब मैच्योरिटी बढ़ रही है, दिमाग बढ़ रहा है, तो जो 8-9 साल का बच्चा अपने घर में बहुत इन्वॉल्व हो रहा था अपने फादर के साथ, अपने मदर के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अब वो धीरे धीरे उसको थोड़ा अपना स्पेस चाहिए ओवर थिंक करने के लिए, क्योंकि वो इमोशनली मैच्योर हो रहा है, तो वो हर चीज़ के बारे में सोचेगा ज़्यादा। कई कई बार ये ओवर थिंकिंग क्या हो जाती है, लीगल हो जाती है। तो पेरेंट्स मस्ट टेक केयर ऑफ देम। एल्डर सिबलिंग्स, जो ओल्डर सिबलिंग्स हैं, मस्ट टेक
केयर ऑफ देयर यंगर सिबलिंग्स, कि अगर वो बहुत देर तक गुमसुम बैठे हैं तो जरूर एक बार नॉक कर दें आप उनको कि क्या सोच रहे हो. In fact, it is often the time in which one's life when the brain has the greatest capacity for learning. लेकिन ये विडंबना है कि जिस एज में, जिस ये जो एडोलेसेंट पीरियड है 11 साल से 19 साल की उम्र, आपका ब्रेन इतना शार्प है कि आप कुछ भी सीखने को तैयार हैं. तो जो लोग अवेयर हैं वो समझते हैं कि हमारा लर्निंग पीरियड है, बहुत शार्प है, दे शेप देयर करियर्स. वरना यही एडोलेसेंस आपसे ओवर थिंकिंग भी कराता है, ऐसी ऐसी इमेजिनेशंस जो जिंदगी में कभी पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, तो उन इमेजिनेशंस को भी यही एडोलेसेंस ट्रिगर करता है. तो दिस डिपेंड्स ऑन यू कि वेयर यू टेक योर ब्रेन. आप लर्निंग कैपेसिटी अपनी बढ़ा रहे हैं या आप अपनी थिंकिंग कैपेसिटी ओवर कर रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है. एंड द फैमिली ऑल्सो. Adolescence is not just a person. Adolescence is a person and with that person's surrounding. Adolescence में रोल होता है पेरेंट्स का, ओल्डर सिबलिंग्स का, टीचर्स का एंड द नेबर्स ऑल्सो. ये सब मिलके किसी के एडोलेसेंस को शेप करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं. ठीक है. So, but adolescent learners, you should know that there is no reason to feel insecure. These changes are a natural part of growing up. Obviously, ये जो चेंजेस हैं वो नेचुरल हैं, आपके ग्रोइंग अप के एक पार्ट है ये सब. लेकिन आपको थोड़ा सा अलर्ट जरूर रहना चाहिए. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या है वो हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे. टेस्टिस एंड ओवरीज जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसको हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे. फिलहाल यहाँ हम क्या देखते हैं, कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं. जैसे बॉयज ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन द चेस्ट. इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स हेयर ग्रोज अंडर द आर्म्स एंड द रीजन अबव द थाइज. थाइज और प्यूबिक रीजन में हेयर ग्रोथ हो जाता है, बॉयज के चेस्ट पे हेयर आ जाता है. ये सब क्या है, सेकेंडरी कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. ठीक है, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स. These changes which occur at hormones are controlled by hormones. अब आपके पास हार्मोन्स का नाम आ गया है. ये जो एडोलेसेंस में जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हम पढ़ रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, हार्मोन्स. ठीक है. अब हार्मोन्स क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, निकलते कहाँ हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से. जैसे हमारे बॉडी में अदर ग्लैंड्स होते हैं, लाइक हमने अभी स्वेट ग्लैंड का नाम लिया जहाँ से पसीना आता है, सीबेसियस ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड जहाँ से आंसू आता है. सिमिलरली एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन, पैराथॉर्मोन, थायरोक्सिन, ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड से ही निकलते हैं. हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिटेल में. तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, मेल हार्मोन रिलीज करता है जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन. जो टेस्टिस रिलीज करता है ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. दिस कॉजेज चेंजेस इन बॉयज अबाउट यू. वंस प्यूबर्टी इज रीच्ड, ओवरीज रिलीज करती हैं हार्मोन्स जिसको कहते हैं एस्ट्रोजन. द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स आर कंट्रोल्ड एंड सेक्रेटेड बाय किससे, पिट्यूटरी ग्लैंड. तो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पैराथायरॉइड ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड होता है. तो पिट्यूटरी की पोजीशन को हम देख लेंगे वो कहाँ से कंट्रोल कर रहा है. तो एंडोक्राइन ग्लैंड के जो सेक्रेशन है हार्मोन्स का, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, वो रिलीज किसके कमांड पे हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड के. रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन. एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीजिंग हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच ए पर्टिकुलर टारगेट, बॉडी टारगेट कॉल्ड टारगेट साइट. अब ये जो ग्लैंड्स हैं ये ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन्स रिलीज करते हैं पर्टिकुलर टारगेट को, टारगेट साइट को फिक्स करके. ठीक है. दीज आर मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, डक्टलेट्स ग्लैंड द बॉडी. हमारे बॉडी में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो डक्टलेट्स हैं. अभी हम पढ़ेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स सब पढ़ेंगे. ठीक है. अभी हमें ये बेसिक इंट्रोडक्शन मिल रहा है. होता क्या है, हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन मेल में और एस्ट्रोजन फीमेल में. ये रिलीज कहाँ होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में, और टारगेट साइट पे भेज दिया जाता है इनको. ठीक है. ब्लड में डाला और इसको बोल दिया तुम टारगेट साइट पे ही जाना. स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. अब ये ब्लड स्ट्रीम में आ गया है और टारगेट साइट इनको बता दिया गया है, इनका मकसद इनको बता दिया गया है, तो मैं क्या करना है, और ये काम ये कर देते हैं. रिप्रोडक्टिव फेज इन ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस. अब ह्यूमंस में क्या होगा, क्या एडोलेसेंट कैपेबल है किसके, रिप्रोडक्शन के. Females, the capacity of maturation and production of gametes lasts for a much longer time in males than in females. अब मेल की जो कैपेसिटी है मैच्योरेशन की या गैमेट्स को प्रोड्यूस करने की, वो फीमेल से कहीं ज़्यादा है. ठीक है. तो मेल की रिप्रोडक्टिव एज फीमेल से कहीं ज़्यादा है.
In females, reproductive phase of life begins at 10 to 12 years and generally lasts till the age of approximately 45 to 50 years. 10 साल से के अराउंड शुरू होती है और 50 साल तक ये रहती है, फ्रॉम मिनाक टू मिनोपॉज. ठीक. One ovum matures and is released by one of the ovaries once in 28 to 30 days. During this period, the wall of uterus becomes thick so to receive the egg in case it is fertilized to begin to develop. This results in pregnancy. अब होता क्या है, ओवरी हर महीने एक एग रिलीज करती है. उस एग को इम्प्लांट करने के लिए यूट्रस अपने अंदर ब्लड वेसल्स बनाता है, उसकी तैयारी करता है. अगर वो एग फर्टिलाइज हो गया, इम्प्लांट हो गया, तो वो प्रेगनेंसी बन गई. लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो वो एग क्या करेगा, वो एग डिस्ट्रॉय होगा. उसके साथ जो उसकी तैयारियां हैं, जो इनर लाइनिंग्स और जो ब्लड वेसल्स बने हैं उसको होल्ड करने के लिए, वो भी टूटने शुरू होंगे. एंड दैट रिजल्ट्स इनटू द मेंस्ट्रुअल पीरियड, द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हर मंथ गर्ल्स में होता है. इफ फर्टिलाइजेशन does not occur, the released egg and the thickened lining of the uterus along with its blood vessels are shed off. This causes bleeding in women which is called menstruation. 28 से 30 दिन का पीरियड होता है और इस पीरियड जो शुरू होती है प्यूबर्टी के ऑनसेट पे, जब से एक वुमेन का मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है उस पीरियड को क्या बोलते हैं, मिनार्क. ठीक है. द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इट इज टर्म्ड एज मिनार्क. जो पहला मेंस्ट्रुएशन हुआ है उसको क्या बोलेंगे, मिनार्क. और जब एक टाइम आएगा जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, उस स्टॉपेज फेज को क्या बोलते हैं, मेनोपॉज. तो मेंस्ट्रुएशन को शुरू होने को मिनार्क बोलते हैं एंड द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज मेनोपॉज. ठीक है. इट टेक्स सम टाइम टू बिकम रेगुलर. कभी कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाता है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस. धीरे धीरे वो आफ्टर मेडिकेशन, आफ्टर लॉट ऑफ केयर रेगुलर हो जाता है. मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल बाय हार्मोन्स. ये भी, इनको भी हार्मोन्स ही कंट्रोल करते हैं. द साइकिल इंक्लूड्स मैच्योरेशन ऑफ द एग, इट्स रिलीज, thickening of uterine wall and breakdown of if pregnancy does not occur. In case the egg is fertilized, it begins to divide and then eggs embedded in the uterus for further development. तो वही चीज हो गई. क्या बात हुई कि अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो वो दैट लीड्स टू प्रेगनेंसी, और अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो दैट लीड्स टू मेंस्ट्रुएशन. ठीक है. अब देखते हैं एक चीज कि सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है. अब तो मान लो हमने इतना पढ़ लिया कि जाइगोट से हमने एम्ब्रियो बना दिया, एम्ब्रियो से हमने दो न्यूक्लियस को पहले फ्यूज कराया, किसके किसके, स्पर्म और ओवा के. वो दो न्यूक्लियस फ्यूज होके एक सिंगल सेल जाइगोट बना विद वन न्यूक्लियस. अब वो जाइगोट डिवाइड होके एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो डेवलप होके फीटस बना. अब ये कैसे पता चलता है कि मेल है या फीमेल है. अब यहाँ आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि हमने जो सेल पढ़ा था और सेल के अंदर जो हमने न्यूक्लियस पढ़ा था और न्यूक्लियस के अंदर जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था जिसको हमने क्रोमोसोम्स कहा था, तो ये क्या होते हैं, ह्यूमन में 23 पेयर्स होते हैं. ये जो 3 मैंने बना दिए हैं, ऐसे ऐसे कितने होते हैं, 23 पेयर्स. इस 23 पेयर्स में क्या होगा, 22 ऑटोजोम्स होते हैं और एक क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम. ठीक है. अब 2 क्रोमोसोम आउट ऑफ दिस, अब इस 23 पेयर्स जो है मतलब 46, इस 46 क्रोमोसोम में क्या होगा, 44 तो होंगे ऑटोसोम्स जो हमारे दूसरे फीचर्स को बैलेंस करेंगे, कंट्रोल करेंगे. लेकिन एक पेयर मतलब 2 क्रोमोसोम प्लस 2 कर देती हूँ मैं, ये क्या होगा, ये होगा सेक्स क्रोमोसोम. तो अब जहाँ XX नाम होगा वो हो जाएगा फीमेल का, और जहाँ मेल होगा वहाँ XY हो जाएगा, ये 2 क्रोमोसोम. ठीक है. तो ह्यूमन में कितने हो गए, 23 पेयर्स. इंपॉर्टेंट है ये जानना. 23 पेयर्स है मतलब 46 क्रोमोसोम है. इस 46 में 44 ऑटोसोम्स है और एक पेयर मतलब 2 क्रोमोसोम क्या है, सेक्स क्रोमोसोम. मेल में हो गया XY और फीमेल में क्या हो गया, XX. ठीक है. यही आपको लिख के बता रहा. वन काइंड ऑफ एन X क्रोमोसोम एंड द अदर हैज Y क्रोमोसोम. अब क्या होता है कि अब जब हमने देखा था कि एग्स और स्पर्म का जब हम फ्यूजन देख रहे थे तो उसमें क्या हो रहा है कि अब ये स्पर्म है, ये एग है. अब स्पर्म के पास X है और Y भी है. ठीक है. फीमेल के पास तो XX ही है. तो अगर स्पर्म Y क्रोमोसोम लेके आ गया तो XY मिलके मेल बन जाएगा, बॉय. अगर
जो स्पर्म है वो वाई एक्स ही लेके आ गया, क्योंकि इसके पास एक्स और वाई है। तो अगर एक्स लेके आ गया तो एक्स एक्स मिलके क्या बना देगा, गर्ल। मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन किसका काम है, मेल का काम है। ठीक है। हॉर्मोन्स, हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन्स। अब सेक्स हार्मोन के अलावा भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो हम एंडोक्राइन ग्लैंड में पढ़ेंगे। बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। तो जैसे थायराइड ग्लैंड होता है, थायरॉक्सिन निकलता है उससे। ठीक है। और पैंक्रियास के बारे में पढ़ेंगे जिससे इंसुलिन निकलता है। ठीक, इंसुलिन तो बहुत फेमिलियर होगा आपके। फिर एड्रेनल, एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं हमारे अंदर रीनल के ऊपर। रीनल मतलब किडनी, किडनी के ऊपर एड्रिनल। तो एड्रिनल क्या सेक्रीट करता है, एड्रिनालिन। क्या काम है ये, आपके अंदर स्ट्रेंथ पैदा करता है, डर भी पैदा करता है। इसको फियर फाइट फ्लाइट हार्मोन के नाम से जानते हैं कि अगर आपको डर लग रहा है तो वो भी एड्रेनालिन का रिलीज हो रहा है। आपका मन आए कि नहीं मैं इससे लड़ूंगा या लड़ूंगी, तो दैट इज एड्रेनालिन। और आपको ये समझ में आ गया कि भाई जो अगला है वो बहुत मजबूत है, मैं उसको हरा नहीं पाऊंगी, तो वहां से जो आप रफू चक्कर होते हैं 9 2 11 हो जाएंगे, दैट इज ऑल्सो एड्रेनालिन। ठीक है। थायराइड हार्मोन देख लिया आपने। पिट्यूटरी जो आपने पढ़ा अभी, जो हार्मोन्स को रिलीज करवाता है आपके दूसरे दूसरे ग्लैंड से, वो पिट्यूटरी का काम क्या है, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करना, जो इंसान के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। अब आगे मेटामॉर्फोसिस हम पढ़ चुके हैं। और मेटामॉर्फोसिस को कौन कंट्रोल करता है, फ्रॉग में थायरॉक्सिन किससे प्रोड्यूस होता है, थायराइड से। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस कौन सा किस हार्मोन से कंट्रोल होता है। तो वो किससे होता है, थायराइड, थायरॉक्सिन हार्मोन से। कहाँ से निकलता है, थायराइड से। वैसे ही जो लार्वा एडल्ट में बनता है तो इंसेक्ट हार्मोन्स मेटामॉर्फोसिस, इंसेक्ट हार्मोन्स कॉज करते हैं। Thyroxine production requires the presence of iodine in water. If the water in which the tadpoles are growing does not contain sufficient iodine, the tadpoles cannot become adults. अब कितनी बड़ी बात है, ये थायरॉक्सिन है, उसको वर्क करने के लिए क्या चाहिए, आयोडीन। ठीक है। तो जहाँ पे एग्स ले किए हैं किसी फ्रॉग ने, फीमेल फ्रॉग ने, और वहां पे अगर स्पर्म आ भी गया, फर्टिलाइजेशन हो भी गया, लेकिन पानी में आयोडीन नहीं है, तो वो वहाँ मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। वो टैडपॉल, वो जो मेढक मेढक चुल्ली है, वो फ्रॉग बनेगा ही नहीं। तो फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस कौन कंट्रोल कर रहा है, थायरॉक्सिन। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन में पॉपअप हो सकता है, आपको देखने को मिल सकता है। आप सोचेंगे ये नायाब सवाल आया कहाँ से, यहाँ से एनसीईआरटी से। जितने नायाब सवाल बनते हैं किसी भी एग्जाम में, उसका फाउंडेशन एनसीईआरटी ही होता है। ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, इधर फिजिकल और मेंटल वेलबींग। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज फिजिकल एंड मेंटल बोथ। उसको क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल के हेल्थ को। टू कीप द बॉडी हेल्दी एवरी ह्यूमन एट एन एज नीड्स टू हैव अ बैलेंस डाइट। बढ़िया खाना खाइए, हाइजीन रखिए, फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करिए। सॉरी फॉर माई वॉइस। एंड ड्यूरिंग एडोलेसेंस हाउएवर दीज बिकम इवन मोर एसेंशियल एज द बॉडी इज ग्रोइंग। अब ये दोनों ही चीज़ें, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, दोनों ही बहुत ज़रूरी हो जाता है टू बी टेकन केयर ऑफ ड्यूरिंग द एडोलेसेंस। ठीक है। क्योंकि ग्रोइंग एज है, दोनों को ही बैलेंस डाइट चाहिए, दिमाग को भी और बॉडी को भी। न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलेसेंट क्या क्या है, अच्छा अच्छा खाना खाओ भाई, बैलेंस डाइट लो, चिप्स और पैकेट वैकेट ना खाएं आप, और रोटी दाल जैगरी साइट्रस फ्रूट ये सब ज़्यादा खाएं। ठीक है। पर्सनल हाइजीन रखें, पर्सनल हाइजीन रखेंगे तो कोई भी बैक्टीरियल डिजीज या फंगल डिजीज से आप दूर रहेंगे। एडोलेसेंस है सॉरी, बॉडी में हॉर्मोन्स हैं, बहुत चीज़ों का सेक्रेशन हो रहा है, तो हाइजीन, पर्सनल हाइजीन इन इज मैंडेटरी, ज़रूर रखें टू अवॉइड सर्टेन इन्फेक्शंस। ठीक है। अगली चीज़ क्या है, फिजिकल एक्सरसाइज करें, आप अपने आप को हेल्दी रखें, वॉक करें, गो प्ले, खेले कूदें, अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि ग्रोइंग एज है, जितना आप खेलेंगे कूदेंगे मसल्स उतना स्ट्रॉन्ग होगा। ओके। दूसरी चीज़ ध्यान रखें किसी भी गलत आदत का, से नो टू ड्रग्स। सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लें अपने आप को सेफ रखने के लिए। बाकी
वी आर डन विद दिस चैप्टर एडोलेसेंस। यही सब चीजें थी पढ़ने के लिए, जो इंपॉर्टेंट था वो हमने आपको बता दिया। कीवर्ड्स एक बार देख लेते हैं कि हमने एडम्स एप्पल देखा कि एडोलेसेंस में जब हमारा लैरिंग्स, जो बॉयज का लैरिंग्स है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ज्यादा बड़ा हो जाता है, वो एडम्स एप्पल दिखने लगता है। एडोलेसेंस, एड्रेनालिन एक हार्मोन था, हार्मोन बैलेंस डाइट। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमने देखा, एस्ट्रोजन, हार्मोन्स, इंसुलिन, लैरिंग्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, प्यूबर्टी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेक्स क्रोमोसोम्स, टारगेट साइट, टेस्टोस्टेरोन, थायरक्सोन, वॉइस बॉक्स। एक मिनट। तो we have covered all the keywords and the important points, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जितने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे मैंने मार्क भी कर दिया, आपको अलर्ट भी कर दिया। ये चीज़ें तो याद होनी ही चाहिए, ये फैक्ट्स आपके समझे हुए होने चाहिए। आपने इस सेशन को ध्यान से देखा है और छोटे छोटे नोट्स अगर आपने बना लिए हैं तो आपको दोबारा एनसीईआरटी पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई कैन अश्योर यू। आपको सेशन पसंद आया तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टेक केयर, बाय बाय।